नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तब से हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी को अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों के रूप में विकसित और प्रचारित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आजादी के समय ये विचार था कि सरकार हिंदी का प्रचार प्रसार करेगी और जब ये पूरे देश में आम सहमति से स्वीकृति हो जाएगी तब इसे राजभाषा घोषित किया जाएगा। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर में 1975 में हुई थी। हालांकि इसे साल 2006 में आधिकारिक दर्जा और वैश्विक पहचान मिली। भारत में करीब 77% लोग हिंदी भाषा लिखते, पढ़ते, बोलते और समझते हैं। आज हिंदी पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरे नंबर की भाषा है। विश्व में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इनमें अमेरिका के 48 और रूस के 40 से अधिक विश्वविद्यालय हैं। जाहिर है दुनिया भर में हिंदी का बोलबाला बन रहा है, लेकिन अफसोस है कि हिंदी हमारे देश में ही दोयम दर्जे में सिमट रही है। प्रसिद्ध गीतकार, साहित्यकार, जन कवि लोकेश कुमार सिंह साहिल क्या खूब कहते हैं, जंजीरें खोलूं कैसे, मैं खुद का खोलूं कैसे, अंग्रेजी में सोच रहा हूँ, हिंदी में बोलूं कैसे। वे मानते हैं कि किसी को राजभाषा है, किसी को राष्ट्रभाषा है। वे मानते हैं कि किसी को राजभाषा है, किसी को राष्ट्रभाषा है, मगर मेरे लिए हिंदी मेरी बोली की भाषा है। तभी मन का साहिल गुनगुना उठता है, खुला बाजार है जब से, बहुत आभार है तब से, खुला बाजार है जब से, बहुत आभार है तब से, बहुत बढ़ती गई हिंदी उधर देखो जरा अब से। तो हम सभी भारतवासियों को टीपीवी परिवार की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हिंदी के व्याख्याता डॉक्टर राजकुमार व्यास। तो आज हम जानते हैं इनसे कि हिंदी भाषा के बारे में। तो आइए इनसे मैं सवाल करता हूं। मेरा पहला सवाल है सर से कि सर, हिंदी की जो दशा और दिशा के बारे में बहुत विचार विमर्श होता रहता है। क्या वास्तव में स्थिति इतनी दयनीय है? देखिए, हम जिस हिंदी का विचार विमर्श के रूप में हिंदी दिवस मनाते हैं वो हिंदी है जो हमारी राजकाज की भाषा है। जब 1950 में देश आज़ाद हुआ तो देश का राजकाज चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए हिंदी का हमने प्रयोग शुरू किया। तो उससे पहले हिंदी का प्रशासन की भाषा में इतना इस्तेमाल नहीं होता था। तो जब हम हिंदी दिवस की बात करते हैं और हिंदी दिवस मनाते हैं और इसकी दशा और दिशा को लेकर चिंतित होते हैं तो हम राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी की दशा की चिंता करते हैं। और अभी हिंदी को राजकाज की भाषा के रूप में अभी 60-70 साल हुए हैं। तो इतने कम समय में हिंदी ने इतना अच्छा आकार ले लिया है, जो लोग चिंता कर रहे हैं उनकी चिंता वाजिब है। पर यदि अब हम इसे उस हिंदी की चिंता समझ लें जिसमें हमारा साहित्य है, हम आपस में बातचीत करते हैं, हमारा मनोरंजन उद्योग है, हमारा सिनेमा है, तो उस हिंदी की दशा दिशा के लिए कहीं कोई चिंता नहीं है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। और राजकाज की भाषा के लिए हमेशा चिंता होती रहेगी, क्योंकि हमेशा नई पीढ़ी के लोग राजकाज को संभालते हैं, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उन्हें सिखाना पड़ता है। सर, आप आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदी दिवस पर? ये एक बहुत वाजिब और बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से हटती जा रही है, बहुत आगे जाती जा रही है और विदेशी भाषा के प्रति आकर्षित है। तो ये वो समय आ गया है। हर व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी को अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, कोई बात नहीं, चाइनीज़ सीखने दीजिए, स्पेनिश सीखने दीजिए, जापानी सीखने दीजिए। भाई, समय वो आ गया है कि यूथ को एक ना एक इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो हमारे देश में ऐसे संसाधन ज़्यादा हैं कि व्यक्ति अंग्रेजी सीख सकता है। तो इसलिए मुझे इसमें ऐसा कोई तनावपूर्ण माहौल लगता नहीं है कि हम यूथ को इस बात के लिए रोकें कि वो अंग्रेजी क्यों सीख रहा है। अब रही बात अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की, तो नई शिक्षा नीति ने ये प्रावधान किया है कि बालकों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषा में दी जाएगी। तो ना तो अंग्रेजी को लेकर ऐसा कोई तनावपूर्ण माहौल है और ना ही हिंदी की दशा दुर्दशा को लेकर कोई चिंता का सवाल है। सर, मैं आपसे एक बात ये भी जानना चाहूँगा कि कई जगह ये देखने को मिलता है कि जो हिंदी के छात्र हैं उनको जो अंग्रेजी के छात्र हैं वो अपने बराबर नहीं मानते हैं। इसका क्या कारण है सर?
देखो, किसी को भी अपने बराबर नहीं मानने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रंग भेद है, भाषा का भेद है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, तो उसमें ये एक वर्चस्व का भाव हो सकता है। तो इसमें हम यह ना समझें कि वो हिंदी भाषी है इसीलिए वो उसे अपने पास नहीं बैठने देना चाहते। हमारे देश में मराठी का आंदोलन सबको मालूम है कि वो हिंदी भाषी को अपने साथ नहीं बैठना देना चाहते हैं। तो भाषा का झगड़ा तो हमेशा चलेगा और ये भेदभाव का एक प्रकार हो सकता है। इसमें सिर्फ हिंदी की वजह से ऐसा हो, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। इस मौके पर बूंदी के नेहरू युवा केंद्र ने हिंदी दिवस समारोह मनाया। नेहरू युवा केंद्र से जुड़े वक्ताओं ने कहा कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस समारोह मनाया गया था। हर साल की भांति 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बूंदी के नेनवा में नेहरू महिला मंडल संस्थान ने राष्ट्रीय युवा स्वयं सेविका के सहयोग से बच्चों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। स्वयं सेविका ने बच्चों को हिंदी का महत्व बताया और उनसे से अधिक हिंदी का प्रयोग करने को कहा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खाली पड़े पदों पर जल्द भर्ती की घोषणा की है। कांग्रेस विधायक हाकम अली के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 25,859 पद मंजूर हैं। इनमें से 18,381 पद खाली पड़े हैं। खाली पदों पर भर्ती के लिए कई बार लिखा गया था। वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली थी, इस वजह से भर्ती नहीं हो सकी। बीजेपी राज में भी चपरासी के खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रयास हुआ, लेकिन वित्त विभाग ने मंजूरी नहीं दी। डोटासरा ने कहा कि 1999 के नियम के मुताबिक चपरासी के लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास रखी गई है। अब इन नियमों में बदलाव की जरूरत है। 5वीं पास युवा बहुत से हैं। इस आधार पर केवल साक्षात्कार से भर्ती पर सवाल उठेंगे, इसलिए नियमों में बदलाव जरूरी है। सोमवार को ही प्रमुख वित्त सचिव अखिल अरोड़ा ने स्कूलों में खाली पड़े चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर बात हुई है। वित्त विभाग ने मौजूदा नियमों में संशोधन करने को कहा है। जल्द ही शिक्षा विभाग नियमों में संशोधन करेगा। इसके लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है। खाली पदों पर जल्द भर्ती का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री से आग्रह करके खाली पदों पर भर्ती करवाएंगे। 2018 के सर्कुलर के मुताबिक स्कूलों में रिटायर्ड चपरासी की सेवाएं ली जा सकती हैं, लेकिन इसमें बहुत ही कम लोग लगे हैं। स्थायी भर्ती से ही काम होगा। अप्रैल में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मुद्दा रहे नाथी का बाड़ा की सोमवार को विधानसभा में गूंज सुनाई दी। पर्यटन व्यवसाय संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पारख ने नाथी का बाड़ा पर चर्चा करना शुरू किया। सभापति राजेंद्र पारिक ने पारख को इस पर चर्चा करने की मंजूरी नहीं दी। पारिक ने सख्त लहजे में कहा कि मैं सदन को नाथी का बाड़ा बनाने की इजाजत नहीं दूंगा। पर्यटन व्यवसाय संशोधन विधेयक पर्यटन विभाग से जुड़ा है और इस विभाग की जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा के पास है। बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पारख ने डोटासरा पर तंज कसने के लिए नाथी का बाड़ा पर यह कहते हुए चर्चा करनी चाहिए कि इसका संबंध पाली जिले से है। नाथी पाली जिले की रहने वाली थी और वह उदारता के लिए जानी जाती थी। उसके दरवाजे से कोई याचक निराश नहीं लौटता था। नाथी का बाड़ा को आज नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है, जो गलत है। सभापति राजेंद्र पारिक ने पारख को आगे बोलने की इजाजत नहीं दी और इसके बाद पारख ने बिल पर बोलना शुरू किया। चाकसू से निर्दलीय विधायक वेद प्रकाश सोलंकी दिल्ली से लौटते ही अपने गांधीनगर आवास पर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने हनी ट्रैप जिला परिषद और प्रधान के चुनाव, बाड़ेबंदी और सचिन पायलट से अपनी निकटता जैसे कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश हुई है। इस बारे में बजाजनगर थाने में परिवाद दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोलंकी ने कहा कि वे मूल रूप से कांग्रेसी हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस को खोखला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन व्यक्तियों को उन्होंने बैठकर अपने पास बैठकर प्रभारी महोदय ने जो अलग बयानबाजी कराई और जो राजस्थान में जो आवाज उठा रहा था गरीब की, मजदूर की, दलितों की जो आवाज मैंने उठाई थी, उसको दबाने का जो प्रयास किया, मैं कहना चाहता हूं अगर 3 लोगों में से अगर कोई भी व्यक्ति, प्रभारी महोदय को मैं चैलेंज देना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर उन तीनों व्यक्तियों ने अगर किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काम किया हो तो मैं दंड का भागीदारी हूं। जिन व्यक्तियों ने काम नहीं किया कांग्रेस का, किसी व्यक्ति का तो काम करते, किसी व्यक्ति के लिए तो बताते, किसी का प्रचार करते, तभी वहां बैठ के वो बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूं, मैं ऑडियो भेज रहा हूं कि ब्लॉक अध्यक्ष मेरा कैंडिडेट लेके चला गया। उनसे मेरे से पूछना चाहिए था भाई कौन का कैंडिडेट लेके चला गया, पंचायत समिति लेके चला गया, जिला परिषद का लेके चला गया, खुद स्वतः
पंचायत समिति का मेंबर लेके चले गए, लोगों ने जिताया। ये चाकसू से सारी चीज आपको मिल जाएंगी। जो खुद लोकल वार्ड का था, पंचायत समिति का मेंबर ले जाके बीजेपी को दे दी। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक एक बार फिर लामबंद होने लगे हैं। अभिभावक एकता आंदोलन के बैनर तले राजस्थान पेरेंट्स फोरम और पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी ने मुख्यमंत्री निवास के पास सिविल लाइंस फाटक पर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के उपसचिव लक्ष्मण सिंह से मुलाकात की। अभिभावकों के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे निजी स्कूलों की मनमानी और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की शिकायत भी की। फीस एक्ट की पालना, अभिभावकों को राहत के लिए विधानसभा में ऑर्डिनेंस लाना, ऑनलाइन क्लासेज की फीस 15% करना, 3 साल तक फीस में बढ़ोतरी नहीं, निजी स्कूलों को आरटीआई के दायरे में लेना और प्रवेश के समय टीसी की अनिवार्यता समाप्त करना इनकी प्रमुख मांगे हैं। ये अभिभावकों की जो मांगे हैं हमारी 11 सूत्री, वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है और लक्ष्मण सिंह जी को ने हमारा जो ज्ञापन पत्र है, जो मांग पत्र है, वो रिसीव करा है। इसके अंदर फीस एक्ट 2016 की पालना किए जाना, जो सुप्रीम कोर्ट माननीय का आदेश था, उसकी जो अनुपालना निजी स्कूलों में नहीं करी गई है और मनमर्जी से वसूली की जा रही है फीस की। उसके लिए फीस के नए स्कूलों के अंदर भर्ती के लिए टीसी की अनिवार्यता खत्म की जाए। आने वाले 2 साल तक किसी भी तरह की फीस की बढ़ोतरी ना हो, ना ड्रेस बदली जाए, ना पाठ्यक्रम बदला जाए। निजी स्कूल आरटीआई के दायरे में लाए जाए। निजी स्कूलों के ऊपर एक ऑडिटर सरकार अलग से बिठाए जो कि तय करे कि वास्तव में ये लोग सेवा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। और जितने भी अभिभावकों को इन्होंने परेशान कराया और जो लिखित में शिकायतें एजुकेशन अधिकारी के पास गई है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, जिससे उनको सजा मिले, जिससे कि ये अन्याय और अनीति, व्यापार और भ्रष्टाचार बना हुआ शिक्षा के अंदर ये खत्म हो। जयपुर के एसएस जैन सुबोध पीजी कॉलेज को शिक्षा मंत्रालय की ओर से NIRF में 81वां स्थान प्रदान किया गया है। पूरे राजस्थान में ये कॉलेज प्रथम स्थान पर रहा है। सुबोध कॉलेज प्रबंधन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि NIRF में स्थान प्राप्त कर न सिर्फ कॉलेज का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम ऊंचा हुआ है। प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ इलाके में पुलिस ने कुख्यात डोडा चूरा तस्कर को गिरफ्तार किया। काफी समय से इसकी तलाश जारी थी। इसके पास से कुछ माल भी मिला है, जिसकी तहकीकात की जा रही है। इससे पहले पुलिस ने 7 अगस्त को 22 किलो डोडा चूरा के साथ एक बाल अपचारी को पकड़ा था, जिसे संप्रेषण गृह भिजवा दिया गया है। नशे के खिलाफ यह अभियान प्रतापगढ़ एसपी के मार्गदर्शन में पूरे जिले में चलाया जा रहा है। अगस्त 2021 को अर्नौद पुलिस द्वारा एक नाबालिग बच्चे को डोडा चूरा से पकड़ा गया, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान सालमगढ़ पुलिस द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान के दौरान मुलजिम आरिफ सन ऑफ गुलाम रसूल पठान निवासी कोटडी को गिरफ्तार किया गया है। बूंदी जिले के नेनवा की श्री हरि गौशाला से जुड़े लोगों का आरोप है कि किसी समाज कंटक ने गायों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में 2 गाय घायल हो गई और 2 की मौत हो गई। इस घटना से क्षुब्ध गौशाला से जुड़े लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। 2 दिन पहले नेनवा से जानकारी मिली कि वहां पर संजय जाट नामक व्यक्ति ने 4 गौमाताओं पर प्राणघातक हमला किया, जिसमें 2 गौमाताओं की गंभीर अवस्था में मृत्यु होगी और 2 गौमाताएं गंभीर अवस्था में भर्ती है। इस तरह का करते जो संजय जाट ने किया, ये एक पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आता है और इसी के तहत इस पे कार्रवाई होना चाहिए, मगर पुलिस प्रशासन ने इसको गिरफ्तार शांति भंग में किया। हमारी मांग है कि इस पे पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। श्रीगंगानगर पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। इसी के तहत चुनावट पुलिस ने गश्त के दौरान 5,500 प्रतिबंधित नशीली गोलियां जब्त की। इस सिलसिले में एक महिला सहित 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पहली कार्रवाई में 400 प्रतिबंधित नशीली गोलियों सहित निर्मल सिंह, दूसरी में 90 प्रतिबंधित नशीली गोलियों सहित जसवीर सिंह, तीसरी में 5,000 प्रतिबंधित नशीली गोलियों सहित 3 नशा सप्लायर को पकड़ा गया है। चूरू के बिदासर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती वर्ष और आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी को लेकर राजकीय सेठ दूलीचंद सेठिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में सत्याग्रह सप्ताह के तहत गांधी जी ग्राम स्वराज सपनों के भारत विषय पर निबंध लेखन, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक स्तर के कई विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता में चयनित होने वाले विद्यार्थियों को जिला स्तर पर कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सत्याग्रह सप्ताह के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय निबंध भाषण
एवं चित्रकला प्रतियोगिता का स्थानीय विद्यालय सेठ दूलीचंद सेठिया विद्याश्रम में आज रखा गया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पोजीशन में विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया गया। जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं उनको कल चूरू जिला हेडक्वार्टर पर पुनः निबंध भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करना है, जो कि कल अपना वहाँ प्रदर्शन करेंगे। महात्मा गांधी जयंती समारोह कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें सत्याग्रह सप्ताह में आज यहाँ कई तरह के आयोजन प्रतियोगिता की गई, जिसमें बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। और उन बच्चों में से जो फर्स्ट आए हैं, सेकंड, थर्ड आए हैं, उनमें से चूरू में भी ये लोग जिला स्तर पर भी कार्यक्रम को लिए जाएंगे। और ये जो कार्यक्रम है इस तरह से आगे चल। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधा अष्टमी यानी राधा रानी के प्रकाट्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। द्वापर में इस पावन तिथि पर देवी राधा का जन्म हुआ था। यह तिथि इस साल 14 सितंबर को है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी माता के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। कृष्ण प्रिया राधा रानी की प्रकाट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के दुखों को हरने वाला है। मान्यता है कि ये व्रत करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।